नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कलिहारी की खेती करना है फायदे का सौदा। धान की फसल को गंधी बग कीट से बचाएं, अधिक उपज पाएं। औषधीय फसलों में कलिहारी की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कलिहारी की खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश में। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे की व्यावसायिक खेती के बारे में। एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा जिसे कि कलिहारी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम अग्निशिखा भी है और बोटेनिकली इसे ग्लोरियोसस पर्वा के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही यूजफुल औषधीय पौधा है जिसे कि आयुर्वेदा एवं एलोपैथिक दवाइयों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज में कोल्चिसिन नामक का तत्व पाया जाता है जिसे कि एलोपैथी में गाउट पेन की महत्वपूर्ण औषधि बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन कैसे करें। यह लाल दोमट रेतीली मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। सख्त मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इस फसल के लिए मिट्टी का pH 5.57 होना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल के साथ अच्छी तरह से जुताई करें। प्रति एकड़ 5 से 6 टन सड़े हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी चाहिए। स्थानांतरण के पहले प्रति एकड़ 50 किलो नत्रजन, 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटाश देना चाहिए। नत्रजन का दूसरा हिस्सा रोपाई के 40 से 45 दिन बाद प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नत्रजन का छिड़काव करें। कलिहारी का उत्पादन हम गर्म क्षेत्र जितने भी हमारे के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब का क्षेत्र आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, निचले वाले क्षेत्र जहाँ पे सर्दियों में बहुत अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती है तो उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। ग्लोरिसा सुपर्वा यह किस्म अफ्रीका और भारत के उष्णीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। इसके पत्तों का आकार अंडाकार और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और पीले लाल रंग के होते हैं। ग्लोरिसा रेथिसचिल्डियाना यह लंबी और बेल वाली झाड़ी है। इसके पत्ते चौड़े और तीखे होते हैं जिनकी लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और तल से पीले सफेद रंग के होते हैं। पौधों के अच्छे विकास के लिए 100 से 120 किलो प्रति एकड़ और 10 से 12 क्विंटल गांठों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां, गलना और कीटों से बचाने के लिए गांठों को बाविस्टिन 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करके बुवाई करें। तो उत्पादन के लिए सबसे पहले तो है इसका बीज। तो बीज के तौर पे इसका हम कंदों का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए। तो कंद जो हैं 30 से 40 ग्राम का लगभग कंद हम लेते हैं बीज के लिए और 30 से 40 ग्राम का लेने के बाद मई महीने के शुरुआत में इसकी खेतों में रुपाई करते हैं। 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की दूरी के ऊपर इसके कंद को लगाया जाता है और ऊंचे क्यारियाँ जो हम 1 मीटर चौड़ी क्यारियों में 2 लाइनें इसकी लगाते हैं क्योंकि ये एक लता है, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम रस्सियों का भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता है एवं नेट भी इसमें लगाया जा सकता है।
दूसरी जो इसके उत्पादन बीज उत्पादन में महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने लायक है वो है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण भाग जो बिकने वाला है वो है बीज। हम लोग इस फसल को लगाते हैं बीज के उत्पादन के लिए, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाती, इससे बीज का उत्पादन हमारा कम रहता है। तो पॉलिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रबंधन है, जिससे पॉलिनेशन से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हम इस पौधे में करते हैं तो हम इसके बीज का उत्पादन 2 गुना हम किया जा सकता है। पॉलिनेशन के लिए जैसे फ्लावर खुलता है सुबह, तो दूसरा दिन जब फ्लावर का खुले हुए हो गया तो इसकी पंखुड़ियाँ जो है 3 रंगों में विभाजित रहती हैं। सबसे निचले वाला भाग हरे रंग का, बीच वाला भाग पीले रंग का एवं ऊपर वाला भाग जब लाल रंग का होता है तो वो अवस्था जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है इसकी पॉलिनेशन करने के लिए। इस टाइम जो है स्टिग्मा भी इसका रिसेप्टिव होता है और हमारे को पॉलन भी अवेलेबल रहता है। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए किसान को सुबह सुबह का टाइम, सुबह 6 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक इसकी पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद की अगर पॉलिनेशन करते हैं दिन के समय में तो उसमें बीज अच्छी तरह से नहीं बन पाता, तो इसलिए सुबह का समय इसके लिए बहुत उपयुक्त है पॉलिनेशन के लिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में गंधी बग कीट के प्रकोप की संभावना ज्यादा रहती है। वो इससे सतर्क रहें। तो आप किस प्रकार से करें धान की फसल में गंधी बग कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। यह कीट फूल से लेकर बाली निकलने की अवस्था तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसका वयस्क हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और पौध दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पौध से नुकसान होता है। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट मध्य पत्तियों के पास दिखाई पड़ती है और दुग्धावस्था पर दाने से रस चूस कर खोखला कर देती है, जिससे बालियों के कुछ दाने सूख जाते हैं और उपज में कमी आ जाती है। जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है उस खेत से एक विशेष दुर्गंध आती है, जिससे पता चलता है कि धान की फसल में गंधी बग कीट का प्रकोप हो गया है। किसान भाइयों, आइए इसके नियंत्रण के बारे में जानते हैं। कीटनाशक के रूप में आप मिथाइल पैराथियान धूल की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, लेकिन बेहतर नतीजे के लिए सुबह 8 बजे से पहले या शाम के 5 बजे के बाद ही भुरकाव करें। हमारे प्रदेश में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं, लेकिन उन्हें पैदावार उतनी नहीं मिलती जितनी कि वो आशा करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कीट और रोगों का प्रकोप। तो सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से।
किसान भाइयों, हमारे देश के किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में सोयाबीन की फसल लेते हैं खरीफ के मौसम में, जिसमें हमारे प्रदेश के किसान भाई तो बहुत ही अधिक मात्रा में सोयाबीन की फसल लेते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की जो फसल है उसमें बहुत सारे कीट हानि पहुंचाते हैं। एक जो बहुत ही खतरनाक कीट है वो गर्डल बीटल या चक्रक भृंगक कीट बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के लक्षण सोयाबीन की फसल में ऊपर की जो 3 पत्तियां होती हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। नीचे के तने में रिंग बना करके बीच में अंडे देती है, तो कभी कभी देखने में आता है कि हमारे तने का आधा भाग या पूरा भाग ही खराब हो जाता है और सूख जाता है। समय रहते हुए आप इसको देखें, निरीक्षण करें और तुरंत इसका दवा का उपचार करके छिड़काव करें। छिड़काव में ट्राइजोफॉस नाम की दवा ले लें आप। ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक इल्ली आती है, हरी इल्ली। ये जो है ऊंट के आकार की कुबड़ निकाल करके चलती है और इसका रंग इतना हरा और गहरा होता है, या ये जो सोयाबीन की पत्तियों का रंग होता है उसी में अपने रंग को मिला लेती है। इसलिए सामान्य तो ये खेत में दिखाई नहीं देती है। जब फूल लगने लगते हैं या थोड़ी थोड़ी फली लगने की अवस्था आती है, वहाँ पर ये उनको खाना शुरू कर देता है, तो अफलन की स्थिति आ जाती है। कई बार हमारी सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें फली नहीं लगती, शिकायत आती है, हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, छिड़काव में ट्राइजोफॉस नाम की दवा ले लें आप। ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। तिलहनी फसलों के अंतर्गत सोयाबीन की बात करें तो ये फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में है और इस समय फसल में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है और बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में उचित समय पर सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से किसान कैसे बचे, इस हेतु सोयाबीन में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। रोगों में मुख्य रूप से श्यामवर्ण रोग, इसमें पत्ती पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे हमारी फलियों पर भी चले जाते हैं और पौधों को बहुत अधिक नुकसान होता है। इस तरह का अगर रोग दिखाई दे रहा है तो आप इसमें मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव करें। 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पीला मोजैक नाम का जो रोग है वो तेजी से फैल रहा है पूरे देश में। सभी स्टेट में, सभी हमारे जो प्रदेश हैं उनमें ये रोग दिखाई देने लगा है और इस रोग के लक्षण पत्तियों पर गहरे हरे पीले रंग के धब्बों से शुरू होते हैं और धीरे धीरे हमारा पूरा खेत पीला होने लग जाता है। हमारी जो फलियां हैं वो कम लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, फूल भी कम लगते हैं, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। सफ़ेद मक्खी या रस चूसने वाले कीट इस रोग को फैलाने में मदद करते हैं, आगे फैलाते चले जाते हैं। ऐसे शुरुआत की अवस्था में रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रस चूसक कीटों का सही समय पर तुरंत नियंत्रण के उपाय सोचना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए विषाणु फैलाने वाली सफेद मक्खियों पर काबू पाना बेहद जरूरी है। पीतशिरा, मोजैक रोग अवरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। खेत में इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही सफेद मक्खी कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीट और रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो सोयाबीन की फसल आपको अधिक से अधिक उत्पादन देगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। देशी कपास में चितकबरी सुंडी का प्रकोप दिखाई देने पर नीम की निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनोल फॉस 25 EC 2 मिलीलीटर या फेनवलरेट 20 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा दें। फसल में पायरिला कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 1 लीटर या मेलाथियोन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर के कृषक हरदेव सिंह ने। यह उर्वरकों की शुद्धता की जांच के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हरदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसानों के द्वारा जो उर्वरक रासायनिक उर्वरक अपनाया जाता है उसके शुद्धता एवं गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है यदाकदा। तो इनके शिकायत दूर करने के लिए जो राज्य में कृषि विभाग है वह राज्य स्तर पर उर्वरक की गुणवत्ता की जांच कराती है। तो इसके लिए जो प्रमुख उर्वरक हैं मुख्यतः जो उपयोग करते हैं किसान वो यूरिया, DAP, MOP और जिंक सल्फेट, ये मुख्य उर्वरक है जिसका जांच किसान भाई खुद भी करके और आप उसके शुद्धता की जांच करके और आप उस ऐसे उर्वरकों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से खेती में लाभ मिलता है और जो आर्थिक ह्रास है वो कम होता है। यूरिया उर्वरक सभी किसान उपयोग करते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। इसका जो रंग है वह सफ़ेद होता है और दाना गोल होता है और बिल्कुल वाइट कलर वाइट होता है। अगर हम इसको शुद्ध कैसे है इसका किस प्रकार से पहचान करेंगे तो इसके लिए जो शुद्धता के जो जांच के तरीके हैं साधारण तौर तरीका है वह है कि यूरिया के जो पानी में अगर आप घोल डालते हैं और घोल बनाते हैं तो उसको जब आप शीशा का जो फ्लास्क होता है उसको जब आप छुएंगे तो वो बिल्कुल ठंडा लगेगा, तो हम समझेंगे कि यह यूरिया असली है। इसके अलावा एक और इसका लोकल स्तर पर स्थानीय आप पहचान कर सकते हैं वह है कि जैसे तवा गर्म कर लेते हैं और गर्म तवा जब करते हैं हम तो उस पर यूरिया हम डालते हैं तो जब देखते हैं कि यह यूरिया पिघल जाता है और सारा का सारा उड़ जाता है तो हम समझेंगे, जब कोई अवशेष नहीं बचेगा तो हम समझेंगे कि यूरिया असली है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का अवशेष रह जाता है तो हम समझते हैं कि यूरिया नकली है। DAP हमारे पास जो अभी मुख्यतः लोग डायमोनियम फॉस्फेट इसको कहते हैं, भूरा काला देखने में होता है और इसका जो दाना होता है वह इरेगुलर शेप का होता है, अनियमित होता है। अब है कि इसका शुद्धता का जांच हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है कि जैसे आप DAP का जो दाना है उसको अगर हम तवा पर गर्म करते हैं तो साबुदाना जिस प्रकार से फुदफुदाता है वैसे उसमें एक मतलब आवाज़ निकलता है और फूल जाता है वो काफ़ी, तो हम समझेंगे
असली है। और इसका एक बहुत सिंपल पहचान है कि चूना जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे उसको बूझा चूना कहता है लोग, तो खाने वाला चूना इसको कहा जाए। और डीएपी को अगर एक साथ मिलाकर हम जब रगड़ते हैं तो उसमें एक तीखा गंध उत्पन्न होता है, वह अमोनिया गैस के जैसा गंध होता है। और अगर उस प्रकार का गंध निकलता है तो हम समझेंगे कि जो हमारा डीएपी है वो असली है। और जो एक और उर्वरक हम लोग मतलब ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वह है म्यूरेट ऑफ पोटाश। और जो ईंट का जो रंग होता है, चूर्ण होता, ईंट का जो चूर्ण हम देखते हैं उस प्रकार का होता है। और इसमें बीच बीच में सफ़ेद व्हाइटिश कलर का कुछ ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक आमतौर पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिंक का प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, है ना। वह जिंक जो है सो जिंक सल्फेट के रूप में होता है। इसका जो हम शुद्धता का जो पहचान करते हैं वह है कि 2 गिलास लेते हैं और 1 चम्मच डीएपी और एक दूसरे गिलास में 1 चम्मच जिंक सल्फेट मिलाते हैं। दोनों में 50-50 ml डिस्टिल वाटर का घोल लें और पूर्ण रूप से जब अगर घुल जाए तो सफ़ेद दही जैसा थक्का बनता है। तो यह जो इसकी शुद्धता की पहचान होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद।
501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर सोमवार से शनिवार सुबह